न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी इससे पहले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 आप लोगों ने दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है। SN2 हमारे पास होती थी जो कि सिंगल स्टेप में आपको प्रोडक्ट बना करके दे देती है, और SN1 में कितने स्टेप लगते थे हम लोगों को, वहां पर 2 स्टेप लगते थे, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही आगे ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जुड़ता है उससे। ये जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या फिर हम लोग कहें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जिन कंपाउंड्स के आपको चेक करके बताएंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ध्यान रहे ये टॉपिक हमें कोरिलेट करना है आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। पहले आप लोग देखो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग को करना क्या है, आपके पास जो नॉर्मल लाइट होती है ना, वैसे अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट के लिए आप लोगों को पता ही होगा, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो आपके पास व्हाइट लाइट भी होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। और क्या खासियत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, क्या पढ़ा है आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, क्या खासियत पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में? बिल्कुल सही है कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, लेकिन वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास रहती है वो ये रहती है कि आपके पास जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी, वेव जिस भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, वो अपने दो कंपोनेंट्स उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बनाती है। एक कंपोनेंट होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा कंपोनेंट किसका होता है वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड का। तो व्हाइट लाइट में भी यही होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट होती है ना, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट में क्या होता है, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने पास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। हर उस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है जो कि परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, आपके डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपकी लाइट रे इस वाली डायरेक्शन में जा रही है सीधी, तो अब मेरे पास ये जो सीधी, अगर मैं देखूं तो पेन मैंने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, आप इसके ऊपर इनफाइनाइट कैसे प्लेन्स बना सकते हो जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या है आपके पास, वहां पर उसकी वाइब्रेशन है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना, जो वाइब्रेशन है यहाँ पे, मैं वाइब्रेशन को पोलराइज कर दूं। वाइब्रेशन को पोलराइज करने का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि मेरे को जो यहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिल रही है ये रेस्ट्रिक्ट हो जाए किसी एक ही प्लेन में, ठीक है। जैसे अपने पास एक ये वाला प्लेन है जिसपे हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड पे, ये प्लेन कैसे है, आपके पास एक XY प्लेन है, ठीक है। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो लाइट के पार्टिकल्स है वो यहां से बाहर भी निकल रहे होंगे, इस तरीके से भी घूम रहे होंगे, कोई ऐसे भी घूम रहा होगा, कोई ऐसे भी होगा, कोई इस तरीके से भी रेसिप्रोकेट कर रहा होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब अपने पास यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, किस पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन पर। कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास अभी जो पार्टिकल है बस इसी प्लेन पर इस तरीके से आगे बढ़ता रहे, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब आप लोग डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, किसके डायरेक्शन को, वाइब्रेशन के डायरेक्शन को, किसी एक ही प्लेन पर ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट में, तो वही ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेरे पास एक प्लेन पोलराइज लाइट में, ठीक है। ये आपके पास एक जो प्लेन पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट में क्या हुआ, उसने अपने पास जितनी भी पहले वाइब्रेशंस थी जो कि मल्टीपल प्लेन्स में निकल करके आ रही थी, जो कि डायरेक्शन के अपने पास परपेंडिकुलर था, अब उसको किसी एक ही प्लेन में फिक्स कर दिया, ठीक है। और इस चीज के लिए किसका सहारा लिया जाता है, इसके लिए सहारा लिया जाता है पोलराइजर का। तो पोलराइजर जो होता है हमारे पास जनरली वो बना हुआ होता है निकोल प्रिज्म का। तो नाइकोल जो प्रिज्म है, नाइकोल प्रिज्म यूज होती है एज अ पोलराइजर। यहां पर आपको इसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझाई गई है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ये आपके पास लाइट सोर्स है, ठीक है, जहां से भी व्हाइट लाइट आ रही होगी, वो कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी आपके पास व्हाइट लाइट का सोर्स, इवन सन भी हो सकता है। ये हमारा निकोल प्रिज्म था जो कि पोलराइजर का काम कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये व्हाइट लाइट इस पोलराइजर से निकली तो देखो ये अपने पास क्या हो गई, ये प्लेन पोलराइज्ड हो गई। पहले इसके पास यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शंस थी वाइब्रेशन की, अब इसके पास जो डायरेक्शन है वो किसी एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हो गई है, वो प्लेन कोई सा भी हो सकता है। अब आपने क्या करा है, आपने ना इसके सामने सैंपल ट्यूब रखी हुई है। अब इस सैंपल ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ होगा, सैंपल ट्यूब के अंदर रखा हुआ होगा हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड। जब ये व्हाइट लाइट इस केमिकल कंपाउंड के थ्रू होकर के जाएगी जो कि सैंपल ट्यूब के अंदर रखा हुआ है, तो अपने पास जो इसकी डायरेक्शन थी ना, देखो आप डायरेक्शन को ऐसा समझना कि अब आप लोगों की तरफ कोई पार्टिकल आ रहा है, वो ऐसे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ठीक है। पर जब वो आपकी तरफ आएगा वो आपको कैसे दिखेगा, बिल्कुल सीधा, क्योंकि वो भले ही अप एंड डाउन मोशन करते हुए आ रहा था, बट आपको क्या लगेगा कि बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है वो, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं कि जो आपको पार्टिकल लग रहा था कि बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है अपने पास, या तो ये लेफ्ट रोटेट हो जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से लेफ्ट रोटेट हो रहा है, आपके हिसाब से राइट की तरफ लीन हो रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग आगे से देखोगे तो ये राइट में लीन हो रहा है, और अगर मैं इधर को लीन करूंगा तो ये लेफ्ट में लीन हो रहा है। तो ये आपके जो व्हाइट लाइट के जो पार्टिकल्स थे ना, वो पार्टिकल्स चल तो ऐसे रहे होंगे, लेकिन अब वो कुछ इस तरीके से टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो पेन अभी आपको सीधा दिख रहा था वो ऐसे टिल्टेड दिखेगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स के पाथ में ये डेविएशन आपको देखने को मिली है, ये चीजें सिर्फ आपके पास वही सब्सटेंस करा सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है।
जो अपने पास यहाँ पर रोटेशन हुई, रोटेशन कितने डिग्री पर हुई, अल्फा डिग्री पर, जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एनालाइजर या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे ऑब्जर्वर था, जो कि अपने पास ये पता लगाएगा कि हाँ कितने डिग्री की यहाँ पर अपने पास जो रोटेशन है वो निकल करके आई है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अपने पास ना दो कंडीशन यहाँ पर बनती है। अब वो दो कंडीशन क्या थी, वो दो कंडीशन ये थी कि या तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा पाथ को, या फिर राइट साइड रोटेट करेगा। जैसे अगर ये पाथ को इस साइड रोटेट करता है, ठीक है, इस साइड अगर रोटेट करेगा तो राइट साइड रोटेट हो रहा है, और अगर इधर रोटेट कर रहा है तो लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस अपने पास लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिवो रोटेटरी। ठीक है, पहली बात तो जो सब्सटेंस रोटेशन करा रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव में भी दो है। पहला तो रहता है लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी का मतलब है जिसने लेफ्ट साइड रोटेट कराया है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लिवो, ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हो। जिसने लेफ्ट साइड रोटेशन करी है वो लिवो रोटेटरी, और जो राइट साइड रोटेशन कराएंगे वो कैसे रोटेटरी हो जाएंगे मेरे पास, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब आज की डेट में क्या होता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो अब ना बार बार डी ऑल एल, जो डी ऑल एल अपने पास ये वर्ड रहते हैं, इसका ना वो यूज नहीं करते। पहले क्या होता था, कंपाउंड के आगे ना डी और एल लिखा हुआ आता था, अब नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव रोटेशन जो है, नेगेटिव का मतलब होता है लिवो रोटेटरी, मींस एल रोटेटरी है जो आपके पास, और पॉजिटिव का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी रोटेटरी जिनको हम कहते थे। तो नेगेटिव साइन से किसको शो करते हैं हम लोग, लिवो रोटेशन को, और पॉजिटिव से किसको शो करते हैं हम लोग यहाँ पर, डेक्स्ट्रो रोटेशन को। ठीक है, ये अपने पास लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग भी लेफ्ट और राइट होता है। लैटिन में लिवो जो आपके पास यहाँ पर है, लिवस लिखा हुआ है, लिवस का मतलब लेफ्ट है, और वैसे आपके पास जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट। ठीक है, तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आज की डेट में आप लोग अब लिखे हुए देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी एक ही कंपाउंड के अगर आपके पास दो आइसोमर बन रहे हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अपने पास ब्यूटेन टू ओल है, अगर आप ब्यूटेन टू ओल को देखोगे तो ब्यूटेन टू ओल के दो आइसोमर हमारे पास बन सकते हैं, एक पॉजिटिव वाला भी बन सकता है, एक नेगेटिव वाला भी बन सकता है। पॉजिटिव वाला अगर बनेगा तो इसका मतलब है कि ये बात केमिकली हमारे पास एविडेंट हुई थी कि आपके पास पॉजिटिव का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेशन, मतलब जो आपका ब्यूटेन टू ओल है ये कभी तो आपके लाइट के पाथ को राइट रोटेट कराएगा, और कभी आपके लाइट के पाथ को क्या कराएगा, लेफ्ट रोटेट। तो जब ये लेफ्ट कराएगा तो इसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, और जब राइट कराएगा तो पॉजिटिव लग जाएगा। अभी उनको भी हम एग्जांपल में यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल में ना नीचे देखना लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है ये, तो लैक्टिक एसिड जो है आपके पास वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, और लैक्टिक एसिड को जब हम लोग डेक्स्ट्रो की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो क्या लिख के छोड़ा हुआ है, डी लैक्टिक एसिड। अब है तो ये लैक्टिक एसिड, ठीक है, अभी लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी आगे देखेंगे। तो जब कोई इसके आगे डी लगा हुआ देखेगा ना, तो डी लगने का मतलब है कि वो समझ जाएगा मेरे पास कि ये जो लैक्टिक एसिड की आइसोमर की यहाँ पर बात हो रही है, आपके पास पॉजिटिव रोटेशन वाला है या फिर राइट रोटेशन वाला है, जो कि डेक्स्ट्रो फॉर्म थी। इसको बनाते कैसे और ये बताया कैसे जाता है उसी को भी हमें आगे समझना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, ये 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल है जब ये फॉर्म होता है मेरे पास, तो एक तो यहाँ पर है इसका लिवो रोटेटरी, ठीक है, और लिवो रोटेटरी को देखो उन्होंने कैसे लिख रखा है यहाँ पर L2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, या फिर आप अगर L नहीं लिख रहे हो तो L की जगह क्या लगाओ, फिर वहां पर नेगेटिव लगाओ। ठीक है, L हट जाएगा और उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, मतलब नाम इसका 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल ही रहेगा, बस 2 से पहले क्या वर्ड यूज हो रखा होगा, नेगेटिव यूज हो रखा होगा ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने लिवो रोटेशन वाली फॉर्म ली है, किसकी ली है यहाँ पर, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल की। आई बात समझ में यहाँ पर, ये आपके पास जो रोटेशन वाली चीजें हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या रहती है, वो ये है कि ये सारी की सारी चीजें अराइज कैसे हो रही हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो कॉन्सेप्ट रहता है कायरलिटी का। जैसे यहाँ पे कायरलिटी एक वर्ड यूज हुई है, पहली बात तो ध्यान रहे लिखा हुआ CHIRAL होता है, तो इसको कोई भी, कुछ बच्चे हैं मैंने देखा है कि वो इसको कायरल ना बोल करके ना चाइरल बोलते हैं। ठीक है, CHI को चाय बोलते हैं, तो इसको हम लोग काय कहते हैं। ठीक है, कायरल होता है इसका मीनिंग। आपके पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपके आसपास रखे हुए होंगे। आपको क्या करना है, आपको बस मिरर पे जाना है और उसको ना उसके मिरर के सामने रखना है। तो मिरर क्या करेगा, उसकी मिरर इमेज बना देगा अपने पास। अब आप जब उसकी मिरर इमेज आपके सामने आई है ना, तो ऑब्जेक्ट को पूरा मिरर से चिपका दो। अगर आपका ऑब्जेक्ट उसकी बनाई गई मिरर इमेज को पूरी तरीके से ढक लेता है, तो वो कैसी इमेज हो गई मेरे पास, एक सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी। ठीक है, सुपर इंपोजेबल का मतलब होता है एक के ऊपर एक रख देना। ठीक है, तो मेरे को आगे वाला और जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो एक्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, इसको कहते हैं सुपर इंपोजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर मिरर इमेजेस एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लेती हैं, तो अपने पास जो दोनों मिरर इमेजेस वहां पर निकल करके आई है ना, जैसे ये पहले वाला देखो केस, देखो पहले वाले केस में क्या करा है, आपने अपना हाथ जो है वो ले जाकर के मिरर के ऊपर रखा हुआ है, या आप घर पे भी करके देख सकते हो। अगर आप अपने हाथ को मिरर के ऊपर रखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये उसकी इमेज है, ये आपका ओरिजिनल हैंड है। तो इसके पीछे जो गैप है ना, देखो गैप के पीछे तो फिंगर बाहर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो मिरर इमेज है वो आपके ओरिजिनल हैंड के साथ सुपर इंपोजिबल नहीं है। तो
तो अगर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बन रही है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है मेरे पास, कायरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो हैंड है ये कैसा ऑब्जेक्ट माना जाएगा मेरे पास, एक कायरल ऑब्जेक्ट। अगर ये सुपर इंपोज नहीं कर पाया इसलिए कह रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब इसका रिवर्स क्या होगा, इसके रिवर्स में होगा कि भाई आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने क्या करा, अपना यहाँ पर मिरर इमेज बनाई, और ऑब्जेक्ट की जब मिरर इमेज बनी तो आपने देखा कि ये तो इसको पूरी तरीके से ढक ले रहा है। तो अगर इसने अपने पास सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस दी हैं तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास, ए कायरल। ठीक है, ए कायरल भी कहते हैं और नॉन कायरल भी कहते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को या इसी टर्म को ना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से समझना है कि ऑर्गेनिक में इस चीज को कैसे समझाएंगे, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक में क्वेश्चन अब इसका थोड़ी आएगा हाथ का और कब का। जैसे आपके पास एक लेटर है, अगर कोई लेटर है अपने पास ए, तो ए की जब इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, आपको पता ही होगा मिरर जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, वो लेटरल इन्वर्जन शो करती हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाते हैं, मेरे पास उल्टे हो जाते हैं। अब ए में अगर लेफ्ट और राइट इंटरचेंज भी हो गया ना, तो इसकी जो मिरर इमेज निकल करके आई है वो एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी, यहाँ पर सुपर इंपोजिबल रहेगी। ये जो ए है, ये ए आपको मिरर में देखने को मिल रहा है, ये कैसी इमेज बना रहा है आपके पास, सुपर इंपोजिबल। अब मैं वहीं पर एक लेटर अगर यूज कर दूं पी, तो जब आप पी को बना करके देखोगे तो पी की मिरर इमेज इस तरीके से बन करके आएगी मेरे पास, ये 9 जैसी यहाँ पर बिल्कुल उल्टी। क्या ये दोनों मिरर इमेजेस क्या एक दूसरे के साथ सुपर इंपोजिबल है क्या, अगली वाली? तो अगली वाली जो मिरर इमेजेस है वो आपके पास सुपर इंपोजिबल नहीं है। तो पहला जो ए है, जो आपका लेटर ए है, वो कायरल है या अपने पास ए कायरल ऑब्जेक्ट है, कैसा है ये ए कायरल है। और अगला वाला कैसा है, ये कायरल है। ठीक है, लेटर के उससे भी आप समझ सकते हो यहाँ पर लेटर से। अब अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ध्यान रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा मत समझना कि हमें वहां पे कोई लेटर बनाना है। ठीक है, वहां पे नाम पे नहीं जाना है, वहां पर कुछ कंडीशन होती है, और वो कंडीशन अब आप लोगों को ध्यान रखने की, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर कैसे अपने पास जज करते हैं। जैसे आप इस कंपाउंड को देखो, सबसे पहले तो आप इस कंपाउंड के बारे में मेरे को बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए। कौन बताएगा मेरे को इसका नाम, कौन सा कंपाउंड है? 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, 2 पे ओल लगा हुआ है, तो कौन सा कंपाउंड हो गया आपके पास ये आपका प्रोपेन टू ओल है। तो हम लोग ना प्रोपेन टू ओल की सुपर इंपोजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सुपर इंपोजिबल है या नहीं है, देख लेते हैं। ये बॉन्ड जो यहां पर बने हुए हैं, जो एक यहां पर डैश बनी हुई है और एक यहां पर सॉलिड वेज बनी हुई है, क्या इसका मीनिंग आप लोगों को याद है? ये पहला वाला कौन सा वेज होता है हमारे पास, क्या कहते हैं इसको, सॉलिड वेज। और सॉलिड वेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये वो वाला बॉन्ड है या ये हमारे पास वो वाला ग्रुप है जो कि प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ये। अगर आप लोग सामने बैठे हुए हो तो आप ऑब्जर्वर हो, तो ये वाला बॉन्ड ऑब्जर्वर की तरफ है। और पीछे वाली जो वेज है इसको क्या कहते थे हम लोग, ये आपकी डैश्ड वेज है। ठीक है, और डैश्ड वेज कैसी होती है, प्लेन के इनवर्ट्स होती है। ठीक है, प्लेन के इनवर्ट्स होने का मतलब है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अब ये चीज देखो ऐसे ही पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके माइंड में क्या होगा कि जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सबके सब तो एक ही प्लेन में रखे हुए, तो मिरर इमेज जो बनेगी अपने पास उसमें सिर्फ लेटरल इन्वर्जन ही होगा। पर लेटरल इन्वर्जन भी जो हो रहा है उसमें भी जो 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है और एक बॉन्ड प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब आप उसके टर्म्स में इसको इमेजिन करोगे तब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये मेरे पास आपका ओरिजिनल प्रोपेन टू ओल है जिसको हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, बीच में मैंने मिरर रखा, ये क्या बन गई, इसकी मिरर इमेज बन गई। अब आप कहोगे कि ये जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के साथ क्या सुपर इंपोजिबल दिख रही है कि आपको, नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो कहां ढक पाएगा, इसको नहीं ढक पाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको भी पता होगा कि मिरर क्या करता है, मिरर ना हमारे पास एक फिनोमिना शो करता है जिसका नाम होता है लेटरल इन्वर्जन। मतलब उसने लेफ्ट और राइट को क्या कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया है। तो इन्वर्ट करने का मतलब है कितने डिग्री की रोटेशन दिखाई है उसने वहां पर जब उसको इन्वर्ट करा, 180 डिग्री की, पूरा 180 डिग्री घुमाया होगा। तो आप क्या करो, आप इस कंपाउंड को ना 180 डिग्री घुमाओ, तो जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो 180 डिग्री रोटेट करने पर यही चीज निकल करके आएगी यहाँ पर, जो इसका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट वाला कहां चला गया, राइट में चला गया। यही तो होगा, लेफ्ट और राइट यहाँ पर वापस अपने पास इंटरचेंज हो गए। अब आप ए को और सी को चेक करो, आपको ए और बी नहीं चेक करने, आपको क्या चेक करना है, ए और सी। क्या ए और सी एक दूसरे के साथ सुपर इंपोजिबल दिख रहे हैं आपको या नॉन सुपर इंपोजिबल दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ,
ये सुपर इंपोजिबल निकल करके आ गए। और अगर ये सुपर इंपोजिबल निकल करके आ गए तो आप मेरे को बताओ कि आपका जो प्रोपेन टोल है ये ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा, कैसा है ये आपके पास जो प्रोपेन टोल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई बात समझ में, कैसा है आपके पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो आपके पास एसेंशियल कंडीशन है, हमारे पास जो मस्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, कायरल होने की, कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए था, कायरल होना चाहिए था। क्योंकि जो कायरल होते हैं वो कैसी इमेजेस बनाते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। और इसने कैसी इमेज बनाई अपने पास, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बनाई। तो अगर आपको इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने को आती है तो आप ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसके लिए क्या लिखोगे कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों है ये ऑप्टिकली एक्टिव अपने पास, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये कैसा मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपके पास एक कायरल मॉलिक्यूल था। तो देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, जो कायरल ऑब्जेक्ट है वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज देते हैं, और कायरल ऑब्जेक्ट कैसी इमेज देते हैं अपने पास, सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। तो मेरे को इसके आगे कभी डेक्स्ट्रो और लिवो यूज नहीं करना, ठीक है, आप कभी यूज ही नहीं कर सकते यहां पर। तो इसको अगर कभी भी लिखा जाएगा कॉपी में, कभी भी केमिस्ट्री में अगर प्रोपेन टोल होगा तो प्रोपेन टोल ऐसे ही लिखा हुआ होगा, इसके आगे डी और एल कभी यूज नहीं होंगे। आई बात समझ में। अब ये अगला वाला देखो, सबसे पहले अगर इसको देखें तो अपने पास इसका नाम क्या होना चाहिए, टोटल आपके पास कार्बन कितने हैं यहां पर चेन में, 4। और अगर 4 कार्बन है, सेकंड पर ओल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन टू ओल। ठीक है, आपके पास ब्यूटेन टू ओल है। अभी जो ब्यूटेन टू ओल है, ब्यूटेन टू ओल को अगर आप लिखते तो आप ऐसे लिखते CH3CH2 CHOH CH3। ठीक है, आपके पास जिस कार्बन से OH लगी हुई है वो कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक बॉन्ड CH3 के साथ बनाया है, और एक बॉन्ड किसके साथ बनाया है, पूरे C2H5 के साथ। ठीक है, यहां पे भी वही चीज करी हुई, देखो एक बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड किसके साथ है, OH के साथ, फिर एक बॉन्ड C2H5 के साथ है, और एक बॉन्ड किसके साथ है, अपना CH3 के साथ। सबसे पहले तो आप लोग बॉन्ड को समझना है यहाँ पर। तो बॉन्ड समझ आया यहाँ पे, जो बॉन्ड हमारे पास बने हुए, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर करी गई है। अब इसमें हुआ क्या होगा कि आपको भी पता है कि अपने पास जब वो ज्योमेट्री इसकी बनेगी sp3 हाइब्रिडाइज अगर ये कार्बन है तो ये टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री बनाएगा। तो आपको वही सॉलिड वेज और डैश वेज यहाँ पर शो करना था। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने बोला भाई सॉलिड वेज से C2H5 लगा हुआ है और डैश वेज से कौन लगी हुई है, अपने पास मिथाइल लगी हुई है। मतलब एक जो बॉन्ड है वो प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है C2H5 वाला, और जो डैश वेज है वो इस प्लेन से ये बॉन्ड कैसे जा रहा है, अपने पास अंदर की तरफ जा रहा है ये लेग। ठीक है, इसकी मिरर इमेज यहां पर देखो, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, क्या इन दोनों की मिरर इमेजेस क्या सुपर इंपोसिबल है, नहीं। और असली बात क्या होती है, आपको ये वाली कभी कंपेयर करनी भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, पहले इसको कितना डिग्री घुमाएंगे हम लोग यहाँ पर, 180 डिग्री। जब आपके पास ये 180 डिग्री घूमेगा ना, देखो अब आप बात यहाँ पर ध्यान से समझना कि 180 डिग्री घूमने पर होता क्या है। एक आपके पास ये रेड वाला मार्कर है और एक ये ब्लू वाला मार्कर है। ठीक है, अब जब आप इसको मिरर के सामने रखोगे, मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा। आई बात समझ में। जब आपके पास ये मिरर के सामने रखा हुआ है, तो मिरर ने जब इसकी इमेज बनाई होगी तो क्या हुआ होगा, ये रेड वाला किस साइड दिखेगा आपको, ये इस साइड दिखेगा, और ब्लू वाला इस साइड दिखने लग जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसको 180 डिग्री पे रोटेट करना है। ठीक है, ओरिजिनल याद है, ओरिजिनल कंडीशन याद रखना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल आपका ये था, ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी जैसे आप लोग जिस चीज को पढ़ रहे हो उसमें बॉन्ड ऐसे हैं, एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड यहां से अंदर की तरफ निकल रहा है। तो जब इसकी मिरर इमेज बनी होगी तो इसकी मिरर इमेज में आप देखो कि जो ये वाला पार्ट है जो CH3 है, CH3 कैसे दिखाया था हम लोगों ने, प्लेन से अंदर की तरफ। इधर भी कैसा है, ये प्लेन से अंदर की तरफ है। लेकिन जब आपने इसको 180 डिग्री पे रोटेट कराया, आपने एक चीज देखी कि जो मिथाइल ग्रुप है ना, जो कि पहले प्लेन से अंदर दिखाया जाता था, इसको क्या कह रहे हैं, अभी प्लेन से कहां दिखेगा, मेरे पास बाहर की तरफ दिखेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे मिरर के सामने रख भी दूं, यहां पर मैंने अगर मिरर के सामने रख दिया तो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ होगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूंगा, जब आपके पास ये पूरा 180 डिग्री रोटेट होगा तो होगा क्या, ये ब्लू वाला पार्ट अंदर चला गया प्लेन के, और रेड वाला पार्ट कहां आ गया, प्लेन से बाहर आ गया। ठीक है, तो जो चीज पहले प्लेन से बाहर की तरफ थी, अब वो प्लेन से कैसे दिखाई जा रही है, अंदर की तरफ। और जो चीज पहले प्लेन से अंदर की तरफ थी, अब वो कैसे आ गई है, प्लेन से बाहर की तरफ आ गई है। तो इस पे आप ये चीज ध्यान रखना कि जब मैंने इसकी मिरर इमेज को रोटेट करा, तो मिरर इमेज रोटेट करने पर जो डैश वेज और सॉलिड वेज से जो अपने पास मॉलिक्यूल लगे हुए थे वो भी चेंज हो गए। क्यों हुए, रोटेशन के कारण, जिसके लिए आपके पास रीजन ये था। ठीक है, ये ब्लू वाला मार्कर है, रेड वाला है। अब मेरे को अगर 180 डिग्री रोटेट कराना है तो सीधी सी बात है, 180 डिग्री की रोटेशन ये होती है, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगा, या अंदर की तरफ चला जाएगा। अब आप इन दोनों इमेजेस को देखो, डी वाला देखो और एफ वाला देखो, मेरे को बताओ ये सुपर इंपोजिबल है या नॉन सुपर इंपोजिबल है।
ये आपके पास नॉन सुपर इंपोजेबल हो गए। पता है क्यों हुए? क्योंकि जो ग्रुप थे ना, आपने ग्रुप नहीं चेंज करा, ग्रुप तो वही है, पर ग्रुप की जो पोजिशनिंग थी ना, वो पोजिशनिंग बदल गई प्लेन के। पहले जो आपके पास ग्रुप था, ये वाला ब्लू वाला जो है, ये अभी प्लेन से बाहर की तरफ है, मैं प्लेन इसको कह रहा हूं, ये वर्टिकल प्लेन है, प्लेन से बाहर की तरफ है। अब यही ग्रुप प्लेन से कैसा हो गया, अंदर की तरफ। तो ये कभी भी एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसी इमेजेस हैं एक दूसरे के अपने पास? नॉन सुपर इंपोजेबल है, ठीक है। तो पहले आपका जो मिथाइल था, ये मिथाइल किससे लगा हुआ था? डैश्ड वेज से। अब आपका मिथाइल किससे लगा हुआ है यहां पर? सॉलिड वेज से। बस इसी से सारी की सारी चीजें चेंज हो गई। और ये पहले वाला डैश से लगा हुआ है, अब यहां पर ये चीज अपने पास किससे लग गई? ये सॉलिड से लगा हुआ है यहां पर, और यही ग्रुप अब अपने पास किससे लग गया यहां पर? डैश वेज से, ठीक है। तो इसी ने आपके पास जो सुपर इंपोजिबिलिटी थी उसको क्या कर दिया यहां पर? नॉन सुपर इंपोजिबल बना दिया। और अगर ये नॉन सुपर इंपोजिबल है तो ब्यूटेन टू ओल को क्या कहा जाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? फिर इसका मतलब आपके पास कैसा है? ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ये कर सकता है लाइट के पाथ को लेफ्ट और राइट साइड रोटेट, ठीक है। तो अपने पास जो ब्यूटेन टू ओल है, वो ब्यूटेन टू ओल कैसी निकल करके आई है? ऑप्टिकली एक्टिव निकल करके आई है। अभी जो ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन आई है ना, अब ऑप्टिकली एक्टिव में ब्यूटेन टू ओल जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऐसे तो फिर हम कितने कंपाउंड्स वहां पर रट के जाएंगे जो कि आपको ये पता लगा सके या आपको ये बता सके कि हाँ वो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव थे। आपको क्या देखना है? आपको बहुत सिंपल सी चीज देखनी है। आपको देखना है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? चार। चार से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। कार्बन ने जो चार बॉन्ड बना रखे हैं, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ होने चाहिए, ठीक है। अगर उनमें से कोई भी दो बॉन्ड सेम टाइप ऑफ एटम या सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ लगे हुए हैं, तो वो कार्बन कैसी हो जाएगी मेरे पास? फिर एक नॉन कायरल या फिर ए कायरल कार्बन हो जाएगी। और कोई भी एक ऐसी कार्बन जिसने अपने चारों के चारों बॉन्ड किसके साथ बना रखे हो? चार डिफरेंट एटम्स के साथ, तो ऐसी कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को कैसे शो करते हैं हम लोग? सी स्टार से, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे पास? इसका मीनिंग होता है कायरल सेंटर। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जो कायरल सेंटर है वो किसके पास है? यहां पर कार्बन के पास है। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। कायरल जो है, कायरल वर्ड का मीनिंग होता है एसिमेट्रिक। ये कार्बन कैसी है? आपकी एसिमेट्रिक है। आप चाह के भी इसमें कोई सिमेट्री नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि चारों के चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट ग्रुप के साथ बना रखे हैं। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन है, इसका एक बॉन्ड फ्लोरीन ब्रोमीन है, क्लोरीन, और एक किसके साथ है यहाँ पे? हाइड्रोजन के। बगल में देख रहे हो मिरर रखा हुआ है, तो ये इसकी इमेज बन के आ रखी है मिरर के सामने। फ्लोरीन और हाइड्रोजन थे ना, देखो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है, आपको मिरर में भी एज इट इज देखने को मिल रहे हैं। पर अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसकी मिरर इमेज को एक बार 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा, और जहां मैंने 180 डिग्री पे रोटेट करा, ये इसके साथ कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर इंपोजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन भी कैसी है मेरे पास? कायरल कार्बन है। और अगर कायरल कार्बन है तो किससे शो करेंगे हम लोग? यहां पर स्टार से शो करेंगे। तो जो स्टार होते हैं ना, ये स्टार आपको जहां भी लगा हुआ दिखे, स्टार का मीनिंग होता है आपके पास कायरल सेंटर, ठीक है। स्टार्स किसको शो करते हैं हम लोग यहां पर अपने पास? कायरल सेंटर को। तो ये जो एस्ट्रिक्स है, स्टार जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं हम लोग? एस्ट्रिक्स। ये तो एस्ट्रिक्स का आप लोग यहां पर मीनिंग समझ लेना, ठीक है। कायरलिटी के लिए यहां पर शो होता है, जो स्टार आप लगा हुआ देखते हो, तो ये किसके लिए शो होता है अपने पास? यहां पर कायरलिटी के लिए। अब देखते हैं ऐसे कितने सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। देखो ये सभी मॉलिक्यूल्स यहां पर बने हुए हैं, ये सारे के सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास? कायरल वाले मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये क्या करेंगे? आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। पहला वाला कार्बन का पहचानना बहुत सिंपल है, चारों के चारों बॉन्ड यहां पर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किसका एग्जांपल लिया था वहां पर? लैक्टिक एसिड का। देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम होता है, जो यहाँ पे लिख रखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये जो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसी को हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। इसमें भी कार्बन का एक बॉन्ड OH के साथ है, एक बॉन्ड COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ है, एक बॉन्ड CH3 के साथ है, और एक बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। चार बॉन्ड बना रखे हैं, चारों के चारों यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हैं या डिफरेंट एटम्स के साथ हैं। तो इसलिए जितने भी आप यहाँ पे कंपाउंड देख रहे हो, सारे कंपाउंड्स कैसे हो गए अपने पास? कायरल मॉलिक्यूल्स वाले हो गए, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास उस टॉपिक पर जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है आपके पास इनैंशोमर्स। देखो इनैंशोमर्स अपने पास क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कंपाउंड देखा था जिसका नाम था ब्यूटेन टूओल, ठीक है। ये ब्यूटेन टूओल यहाँ पर बनी हुई है। जब ब्यूटेन टूओल को मैंने चेक किया तो मैंने देखा था कि ब्यूटेन टूओल कैसा निकल करके आ रहा था आपके पास?
ऑप्टिकली एक्टिव निकल करके आ रहा था, ठीक है। ब्यूटेन 2 जो थी ऑप्टिकली एक्टिव थी, लेकिन अब ब्यूटेन 2 में भी ना जो आपके पास ब्यूटेन 2 बनी है, अभी हम लोगों ने ये नहीं बात करा ये लीवो रोटेटरी है डेक्स्ट्रो, बात ये होती है दोनों शो करते हैं। मतलब यहां पर आपको जो ब्यूटेन 2 है दोनों फॉर्म में मिलेगी, ये लीवो में भी मिलेगी और ये किसमें मिलेगी, आपको डेक्स्ट्रो में भी मिलेगी। तो इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स आपके पास आइसोमर्स होते हैं। ये कौन से आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। आपका कोई भी एक कंपाउंड जो कि आपको दोनों फॉर्म शो करे, लीवो भी शो करे और डेक्स्ट्रो भी शो करे, तो वो जो उसके लीवो और जो डेक्स्ट्रो स्ट्रक्चर निकल करके आ रही है ना, इन दोनों को क्या बोला जाता है अपने पास यहाँ पर, इनैंशोमर्स बोला जाता है। तो कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसकी जो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस है, वो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस दो तरीके की हो सकती हैं, या तो लेफ्ट रोटेटरी होंगी या फिर राइट रोटेटरी होंगी। तो वो जो लेफ्ट रोटेटरी और जो राइट रोटेटरी है उन्हीं को क्या बोला जाता है अपने पास, इनैंशोमर्स, ठीक है। तो इनैंशोमर्स में आप लोग याद रखना कि जो डी और एल फॉर्म है ना, ये डी और एल फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान रहे कंपाउंड चेंज नहीं होना चाहिए, कंपाउंड सेम रहना चाहिए। जो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की डी और एल फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं इनैंशोमर्स। ये आपके सामने कई सारे एग्जांपल यहाँ पर बने हुए हैं, लैक्टिक एसिड है, 3 मिथाइल हेक्सेन है, वहां पर 2 क्लोरोब्यूटेन लगी हुई है, ये सारे के सारे अपने पास के हैं, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये इनैंशोमर्स की आपको यील्ड करके देंगे, मतलब इनकी डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगी यहाँ पर और लीवो फॉर्म भी होगी। अब जब इनैंशोमर्स देखो हम लोगों को मिलते हैं, तो इनैंशोमर्स में क्या होता है, इनैंशोमर्स में ना जब आप लोगों ने यील्ड करी इनैंशोमर्स की, तो इनैंशोमर्स का मतलब है कि जैसे ब्यूटेन 2 थी, तो ब्यूटेन 2 में आपको एल वाली फॉर्म भी मिलेगी और डी वाली फॉर्म भी मिली होगी, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, यही आपका ब्यूटेन 2, ये ब्यूटेन 2 आपने कैसे बनाया होगा, वैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे बना होगा ब्यूटेन 2। अरे कोई भी एक रिएक्शन बता दो। सोचो मेरे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन थी, अगर आप 2 ब्रोमोब्यूटेन पर OH नेगेटिव का अटैक कराते हो, तो ये क्या करता था जाकर के, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता था, Br यहां से हट जाएगा और Br की जगह कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि जब ये OH नेगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा, तो अब इसको जोड़ने के लिए दो कंडीशन आपके पास, या तो आपकी रिएक्शन SN1 से आगे बढ़ी होगी या फिर आपकी रिएक्शन SN2 से आगे बढ़ी होगी, ठीक है। दो तरीके के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे, SN1 हो सकता था, SN2 हो सकता था। अब SN1 और SN2 जब होते हैं तो उसमें हमारे पास ना ये जो डी और एल फॉर्म निकल करके आती है, ये कैसे वेरी करती है अभी उसको आगे पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप यहां से समझना कि अगर मेरे पास SN1 होती है ना, तो SN1 में क्या होता है, SN1 में पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन, और उसके बाद क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपके पास SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप होता है कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन और दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब आपका कार्बोकैटायन बनता है ना, तो कार्बोकैटायन पर अटैक जब न्यूक्लियोफाइल करने आता है, तो एक समय एक ही OH नेगेटिव थोड़ी आएगा, मिलियंस और बिलियंस में OH नेगेटिव रहे होंगे, और जो कार्बोकैटायन बने हैं वो भी मिलियन और बिलियन में होंगे। तो कुछ OH नेगेटिव तो ऐसे होते हैं जो फ्रंट साइड से अटैक कर देते हैं, और कुछ OH नेगेटिव ऐसे होते हैं जो अपने पास क्या करते हैं, बैक साइड से अटैक करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के लिए कि फ्रंट साइड से अटैक करने वाले से अगर लीवो फॉर्म मिल रही है, तो बैक साइड अटैक करने वाले से क्या मिल रही होगी, आपको वहां पर डेक्स्ट्रो फॉर्म मिल रही होगी। तो हो क्या रहे कि आपके पास कार्बोकैटायन आ रहे हैं, तो अगर कहीं से लीवो प्रोडक्ट बन रहा है तो किसी से क्या बन रहा है, वहां पर डेक्स्ट्रो। चलो मैं कहता हूं कि आपके पास ये टोटल 500 थे, अगर आपने टोटल 500 कार्बोकैटायन बनाए थे, तो 500 कार्बोकैटायन में से जैसे इसी को अगर मैं इसी का कार्बोकैटायन बनाऊं, तो इसी का कार्बोकैटायन क्या बनेगा आपके पास, ये निकल करके आएगा इसका ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर दो तरीके से OH नेगेटिव अटैक कर सकते हैं, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक होगा या फिर कहां से होगा, वो अपने पास बैक साइड से। ठीक है, मैंने ये जो कार्बोकैटायन बनाया था ना, कार्बोकैटायन को वैसे लिख दिया जैसे इसकी ज्योमेट्री यहां पर अपने पास होनी चाहिए, इसी ज्योमेट्री में ये रहेगा। कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, फिर एक बॉन्ड किसके साथ है, C2H5 के साथ, और एक बॉन्ड किसके साथ है यहाँ पर CH3। तो आपके पास दो पोजीशन खाली है, एक तो कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई मेरे पास फ्रंट अटैक वाली, और फिर यहां से कौन सा अटैक होता था अपने पास, ये बैक साइड अटैक होता है,
ठीक है, तो इस कार्बोकेटाइन पे दो अटैक पॉसिबल है, एक फ्रंट वाला भी है, एक बैक वाला भी है। अभी मैं किसके थ्रू ले रहा हूं इसका एग्जांपल, ये कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है आपके पास, SN1 से जा रहा है। ठीक है, तो कुछ OH नेगेटिव फ्रंट से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएंगे और कुछ OH नेगेटिव बैक से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं कि मैं कहता हूं ये अपने पास 50-50% हुआ बराबर, मतलब जितने फ्रंट अटैक हुए उतने ही क्या हुए मेरे पास बैक अटैक हुए। तो एक एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास फ्रंट अटैक हुआ तो फ्रंट अटैक से मैंने बोल दिया कौन सी फॉर्म बनी, लीवो फॉर्म। तो बैक अटैक से कौन सी फॉर्म बनी होगी, फिर वहां पर उसने फिर डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाई होगी। तो अगर आपके पास 250 प्रोडक्ट लीवो के बन के आएंगे तो 250 प्रोडक्ट कौन से बन करके आएंगे यहाँ पर, डेक्स्ट्रो के। तो ये पता है क्या करते हैं, ये ना एक दूसरे के नेट इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपका जो लास्ट जो प्रोडक्ट है उस आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो इनैंशोमर्स थे, इनैंशोमर्स ने जो यील्ड करके दी आपको 50-50% की करके दी। ठीक है, 50% लीवो वाले बनाए और 50% कौन बनाए मेरे पास, डेक्स्ट्रो। तो अब लीवो वालों का काम क्या होता था, ये तो लेफ्ट रोटेट कराते थे, और डेक्स्ट्रो का काम क्या होता था, ये तो राइट रोटेट कराते थे। पर अब ना आपकी लाइट लेफ्ट रोटेट करेगी और ना ही लाइट क्या करेगी, राइट रोटेट करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड हुई है प्रोडक्ट की वो बराबर हुई है, लीवो वाले भी उतने हैं जितने आपके पास डेक्स्ट्रो वाले हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है मेरे पास, तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इक्विमोलर मिक्सचर को जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है इनैंशोमर्स के, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर समझ आया, रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास इनैंशोमर्स का वो मिक्सचर है जिसमें कि मेरे पे जो यील्ड निकल करके आई है वो कितने कितने परसेंट की रहती है, यहाँ पर 50-50% की। ठीक है, या जो रेशियो वो कैसा रहता है, 50:50 का, या 1:1 आप यहाँ पर कह दो। तो 50% जो लीवो रोटेटरी और 50% क्या है यहाँ पर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि एग्जांपल दिया गया कि अगर मैं 2-क्लोरोब्यूटेन के पॉजिटिव और नेगेटिव वाले इनैंशोमर्स को मिक्स करूं, पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो को, नेगेटिव मतलब लीवो को, तो जब इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं ना, तो कह रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कैसी निकल करके आ गई, वो जीरो निकल करके आ गई। क्यों जीरो निकल करके आ गई, क्योंकि एक दूसरे के नेट इफेक्ट को ये क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो एक दूसरे के नेट इफेक्ट के कैंसिल करने के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, रेसिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पर ना, और इसका नाम रहता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का अब आप लोग यहाँ पे मीनिंग समझना कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब है आप चाहते हो कि यार नहीं, मेरे पास ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर निकल करके आए हैं ना, मेरे को इन प्रोडक्ट को अलग करना है, मतलब मेरे को लीवो अलग चाहिए और डेक्स्ट्रो अलग चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, पहली बात तो जो प्रोसेस है आपके पास, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है अगर आपको इन दोनों ही प्रोडक्ट को अलग करना है, लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो को। तो फिजिकल मेथड से तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, केमिकल मेथड इसके लिए लगाए जाते हैं। और रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं डेक्स्ट्रो को और लीवो को अलग कर दूं, तो इसके लिए पता है क्या करते हैं, इसके लिए ना किसी दूसरे कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर उठा करके लाते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड का, इसका भी नहीं, किसी दूसरे कंपाउंड का, और उसको क्या करते हैं, उसको केमिकली ट्रीट करते हैं इनके साथ, तब जाकर के सेपरेट होते हैं। तो एल फॉर्म और डी फॉर्म की जो सेपरेशन है, एल फॉर्म और डी फॉर्म की सेपरेशन प्रोसेस को ही क्या नाम दिया गया है अपने पास, रेजोल्यूशन नाम दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिटेंशन पर। देखो यहां पर रिटेंशन की बात करते हैं, रिटेंशन क्या होता है, बहुत कॉमन वर्ड है रिटेंशन, जैसे हम लोग भी क्लास में यूज करते रहते हैं कि बच्चों की आजकल रिटेंशन पावर कम हो गई है, खत्म हो गई है बिल्कुल। तो रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, रिटेंशन का मीनिंग है कि मतलब जो चीज आपको समझाई गई, बताई गई, जिस फॉर्म में बताई गई, वो जब आपसे पूछी जाए तो वो एज इट इज निकल करके आए। ठीक है, जैसे हम लोग आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वहां पे भी जो आंसर निकल करके आए वो वैसे ही हो जैसा हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है अपने पास यहाँ पर, रिटेन करना, कि आपने रिटेन कितना करा। अब सेम चीज ना यहाँ पर होगी, ये जो आपके पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, अब देखो इनमें क्या है रिटेंशन में, ये आपके पास ये जो सेंटर देख रहे हो ना, सेंटर किसका है, कार्बन का। कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए थे, चारों के चारों पहली बार डिफरेंट ग्रुप के साथ बने हुए बॉन्ड। पहला वाला ए के साथ है, फिर बी के साथ है, फिर सी और एक्स है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर ये +y - x का मतलब है कि आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया, x नेगेटिव बाहर चला गया और x की जगह कौन वो ये जो x है बाहर चला गया और x की जगह आकर के कौन जुड़ गया, यहाँ पर y जुड़ गया। ठीक है, तो अभी भी कार्बन के जो चारों बॉन्ड है वो किसके साथ है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप के साथ है। लेकिन बात क्या होती है कि इसने अपने पास जो ज्योमेट्री रखी थी ना, पहले जो इसकी ज्योमेट्री थी और अब जो ज्योमेट्री है, हमें देखना है कि इसमें कोई चेंज आया या नहीं आया, मतलब ये पहले जैसी है या नहीं है, या इसमें कोई चेंज आ रहा है। अब उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में जैसे आप यहां पर देखोगे 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल दे रखा है। अब 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल के आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर नेगेटिव लिखा हुआ है। नेगेटिव का मतलब इन्होंने कौन सी फॉर्म यूज कर रखी है, लीवो फॉर्म यूज कर रखी है। ठीक है, एल फॉर्म है। तो
2 मिथाइल ब्यूटेनॉल पे ये कार्बन का बॉन्ड देख रहे हो, ये किसके साथ जा रहा है, सॉलिड वेज के साथ, और ये किसके साथ जा रहा है यहाँ पर, डैश वेज के साथ, बाकी एक हाइड्रोजन है। तो आपने क्या करा, आपने OH को हटाया और OH की जगह इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है Cl नेगेटिव है, क्योंकि अगला तो H पॉजिटिव है। तो Cl नेगेटिव आकर के किसकी जगह जुड़ जाएगा, OH की जगह। ठीक है, ये देख रहे हो अगले वाले में CH2OH था, CH2OH की जगह वो क्या हो गया, CH2Cl हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करना, CH3 को किससे दिखा रखा है यहाँ पर, डैश वेज से, और वहां भी किससे दिखाया हुआ है, डैश वेज से। यहाँ पर ये दोनों सॉलिड वेज से, वहां पर भी ये दोनों किससे लगे हुए हैं, सॉलिड वेज से। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ने क्या करा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ने अपने ओरिजिनल कंपाउंड की जो फॉर्म थी उसको क्या कर रखा है, उसको रिटेन कर रखा है। तो अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो अपनी ओरिजिनल का मतलब है जहां से आपकी रिएक्शन शुरू हुई थी, अगर वो उसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को रिटेन करता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे रिटेंशन हुई है, जैसे हम लोगों ने SN2 पढ़ी थी, SN2 में रिटेंशन नहीं होती थी, SN2 में क्या होती थी, इन्वर्जन। वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है ना वो अपने ओरिजिनल जो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है उसका जस्ट रिवर्स बन के आता था, इन्वर्टेड बन के आता था। ये इन्वर्टेड नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, यहाँ पर रिटेंशन वाली फॉर्म है। तो रिटेंशन में आपको समझ आया, रिटेंशन में क्या होता है, रिटेंशन में जो मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन है वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन जैसी ही दिखती है या फिर अपने पास उसको रिटेन करती है। देखो आप लोग इस वाले कंपाउंड को यहां पर देखना, इसी से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे √2 √3 √1 है, ये आपको क्या दिखा रखा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बॉन्ड जो है यहां पर तोड़ूंगा, कौन सा वाला, X, और X की जगह ला करके किसको लगाऊंगा, Y को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग √1 से गए। √1 का मतलब है कि आपकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, आप इसको देखो और इसको देखो, X की जगह कौन लगा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, Y। क्या इन दोनों की मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन में कोई चेंज है क्या, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। अगर इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है तो इसका मतलब A और B कौन से प्रोसेस से आगे बढ़े हैं, रिटेंशन के प्रोसेस से। ठीक है, हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, पर ये कौन से प्रोसेस से आगे बढ़े, रिटेंशन के प्रोसेस से। दूसरा क्या हो सकता था भाई, दूसरा हो सकता था जो आपको SN2 में पढ़ाया गया था कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो अपने पास इन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम वॉल्डन इन्वर्जन कहते थे। देखो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, ये जो किसके साथ लगा हुआ है, डैश वेज के साथ। पहले राइट हैंड साइड पे था, अभी ये कहां पर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। आपकी सॉलिड वेज भी पहले किधर निकल रही थी, राइट हैंड साइड पे, आप कहां पे निकल रही है, लेफ्ट हैंड साइड। और जो X पहले लेफ्ट में था इसकी जगह आपने Y लगाया, तो ये भी लेफ्ट में दिखना चाहिए था, पर अब ये कहां पर दिख रहा है, राइट में। तो क्या ये वाली इमेज इसका लेटरल इन्वर्जन है या नहीं है, ये क्या है अपने पास, इसका एक लेटरल इन्वर्जन। अगर आप कॉपी में बनाओगे तो आप कहोगे ये जो इमेज है इसके साथ ये लेटरल इन्वर्ट हो रखी है। तो आपने जो √2 लिया ना, जो सेकंड रूट हम लोगों ने चूज करा जो A और C का था, ये किसके साथ आगे बढ़ा, क्या ये रिटेंशन के साथ आगे बढ़ा, नहीं, ये किसके साथ आगे बढ़ा, A और C वाला आपके पास इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ। तो A और C इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन को शो कर रहे हैं, और A और B किसको शो कर रहे थे आपके पास यहां पर, रिटेंशन को। ठीक है, एक थर्ड रूट क्या पॉसिबल हो सकता था कि आपके जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनकर के आए ना, A से B मिला और A से ही आपको क्या मिला, C। तो मैं कहता हूं जो मैंने थर्ड रूट लिया ना, मेरे को थर्ड रूट में दोनों ही देखने को मिल रहे, B भी देखने को मिला, C भी। पहली बात तो B और C दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो किस चीज का है, सिर्फ कन्फिग्रेशन का। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इनएंटियोमर्स है, क्योंकि वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। बस इन दोनों की क्या चेंज हो रखी है, कन्फिग्रेशन चेंज हो रखी है। तो आप जो थर्ड रूट ले रहे हो ना, थर्ड रूट कौन सा है मेरे पास, थर्ड रूट है मेरे पास यहां पर वो वाला जिसमें इनएंटियोमर्स की फॉर्मेशन होती है। और इनएंटियोमर की फॉर्मेशन में अगर ये 50-50% वाली बात थी, अगर 50% बी फॉर्म हुआ तो 50% ही क्या फॉर्म हुआ होगा, सी। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा फिर, कि आप कौन से प्रोसेस से आगे बढ़े थे, आप रेसमाइजेशन से आगे बढ़े थे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये तीन चीजें ध्यान रखनी है बस। रिटेंशन भी हो सकता है वहां पर अपने पास इनएंटियोमर्स भी बन सकते हैं जो कि बाद में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, और या फिर क्या हो सकती थी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी हो सकती थी। देखो आप लोग इसको देखो, यहां पे ये जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, कौन सी रिएक्शन है ये, SN2।
SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी हो जाती थी? सिंगल स्टेप में। इसमें कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। कौन आ रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर? OH नेगेटिव। एक्वस KOH आया तो ये OH नेगेटिव को लेके आया। OH नेगेटिव कौन सा अटैक करता था यहाँ पर? जो आपका न्यूक्लियोफाइल है कौन सा अटैक रखता है अपने पास यहाँ पे? बैक साइड अटैक। ठीक है, इसने बैक साइड अटैक करा। लेकिन अगर ये SN2 था तो SN2 में क्या होगा कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है इनको धक्का मिलेगा आगे की तरफ। तो ये जो C6H13CH3 आप यहाँ पे लगे हुए देख रहे हो, इसका नाम 2 ब्रोमो ऑक्टेन है। जब इनको धक्का पड़ेगा तो जैसे आपके पास अम्ब्रेला था, जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अम्ब्रेला आपका पीछे की तरफ को खुल जाता है, छाता जब उसको हवा लगती है उल्टा खुल जाता है, तो अब ये भी अपने पास इधर को निकल जाएंगे। तो देखो CH3 का भी बॉन्ड राइट को आ गया और C6H13 भी कैसे आ गई? राइट को ही आ गई। ठीक है, और ये एच जो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे शो रखी थी, अब ये एच कहां पे शो रखी है आपको? राइट हैंड साइड पे या फिर सीधी होकर के। इसका मतलब यहां पर क्या हुई है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुआ है। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन से जो भी मॉलिक्यूल आपका आगे बढ़ता है, इसका मतलब वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? SN2 को। ठीक है, यही चीज आपको पढ़ाई गई थी। तो SN2 में हमें क्या देखने को मिलता है? इन्वर्जन देखने को मिलता है। अभी आपके पास है SN1। SN1 में क्या हुआ? पहले आप जो 2 ब्रोमोब्यूटेन लाए हो, पहले उससे क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया ना, तो कार्बोकेटाइन पर अब अटैक होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन पर OH नेगेटिव का जो अटैक है वो कहां से हो रहा है? फ्रंट से। और फ्रंट से अटैक होगा तो मैं OH को भी फ्रंट में जोड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, और अब OH नेगेटिव पर जो अटैक करके दिखाया हम लोगों ने, वो कहां पे करके दिखाया? बैक साइड अटैक। तो हम लोगों ने इसको कहां से जोड़ा हुआ है? बैक साइड से जोड़ा हुआ है। तो देखो, इसको यहां पर जो पहला वाला है आपके पास और ये जो दूसरा वाला है, ये दोनों सेम ही चीज है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन फर्क किस चीज का है कि यहां पर जो बॉन्ड की पोजीशन है, अगर आप बॉन्ड की पोजीशन देखोगे तो एक दूसरे के जस्ट ये कैसी है? इन्वर्टेड पोजीशन है। इसमें H और जो इथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन और जो इथाइल ग्रुप है, अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो यहां पर हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पर। तो अगर 50% ये यील्ड हुआ तो ये भी कितना यील्ड रहा होगा वहां पर? 50%। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या माने जाएंगे अपने पास? रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों ने क्या बनाया होगा आपके पास? एक रेसमिक मिक्सचर बनाया होगा। तो रेसमिक मिक्सचर कैसे बना? आपका जो कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो उसमें से कुछ ने तो फ्रंट अटैक करा होगा, कुछ अटैक कैसे हुए होंगे अपने पास? यहाँ पर बैक साइड से हुए होंगे। तो जो फ्रंट साइड से हुए उसको कह रहे हैं कि भाई वो लीवर रोटेटरी है, और जो अपने पास बैक साइड से हो रहे हैं वो कैसे है आपके पास? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है। तो अगर आपके पास 500 ये फॉर्म हुए तो 500 ये भी फॉर्म हुए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या माने जाएंगे? रेसमिक मिक्सचर। कि इन्होंने क्या बना करके दे दिया आपको? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर कहां देखने को मिलता है? SN1 में या SN2 में? SN1 में। और SN2 में क्या मिलता है फिर देखने को? वहां पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, जिसको एक स्पेशल नेम दिया होता था, और वो स्पेशल नेम क्या रहता था अपने पास? वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो वॉल्डन इन्वर्जन जो है वो SN2 में होती है, और SN1 में क्या होती है आपके पास? रेसमाइजेशन होती है। तो रेसमाइजेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन 50-50% है। तो यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक पूरा खत्म होता है। यहाँ पे हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसी के अंडर ये टॉपिक आता था, इसीलिए आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है। ठीक है, देखो आपको जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स का पेयर कौन सा है। अपने पास यहाँ पे टोटल 3 पेयर अवेलेबल है। ठीक है, A, B और ये तीसरा है अपने पास यहाँ पर C। तो आपको बताना है कायरल कहां पर है और अकायरल कहां पर है, दोनों चीजें। सबसे पहले कायरल की अगर बात करते हैं तो कायरल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके पास कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, चारों के चारों किसके साथ बने होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ या डिफरेंट एटम्स के साथ। ठीक है, ए वाले पार्ट को देखते हैं। ए वाले पार्ट में यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। जो डैश वेज है, डैश वेज बस आपको ये बता रही है कि जो CH3 है प्लेन से अंदर की तरफ है, और जो सॉलिड वेज वो बता रहा है ब्रोमीन बाहर की तरफ है। पर मेन बात क्या है कि जो चारों के चारों बॉन्ड है उनके साथ जो लगे हुए ग्रुप्स है, चारों ग्रुप कैसे हैं अपने पास? डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वाले पेयर में जो पहला वाला है, पहला वाला तो कैसा हो गया आपके पास? ये कायरल हो गया। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो आपकी कायरल कार्बन है। अगले वाले में क्या हो रहा है? अगले वाले में जो ये ब्रोमीन लगे हैं यहाँ पे, कार्बन के दोनों बॉन्ड जो है वो सेम एटम के साथ है, विच इज ब्रोमीन। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास? ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। कायरल और ए कायरल पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड का मतलब है कि जो बी का फर्स्ट पार्ट है, कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो CH3 के साथ है, यहाँ पे एक बॉन्ड OH के साथ है और एक बॉन्ड है H के साथ। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो ये आप यहाँ पर लाइन देख रहे हो, ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मेरे पास कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है आपके पास? कार्बन ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बन का जो चौथा बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है वो क्या रहा होगा? इस जगह पे क्या रही होगी? CH2, और यहाँ पर भी क्या रहा होगा मेरे पास? CH2। तो देखा जाए तो ये क्या है? आपके पास C3H7 है,
जो कार्बन का चौथा बॉन्ड है वो C3H7 के साथ लगा हुआ है, तो तब भी अपने पास चारों ग्रुप डिफरेंट ही हो गए। CH3, OH, H और लास्ट वाला किसके साथ लग रहा है? C3H7 के साथ। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे भी जो चारों ग्रुप है वो कैसे हैं? डिफरेंट है। तो ये वाली कायरल हो जाएगी कार्बन, ये वाला मॉलिक्यूल भी आपके पास एक कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल बन गया। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये आपके पास कार्बन और कार्बन के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे CH2 पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दो बॉन्ड ये नहीं कर रहे हैं कार्बन के, तो कार्बन ने अपने जो दो बॉन्ड बचाए थे वो हाइड्रोजन के साथ लगे रहे होंगे। तो ये CH2 CH3 है, अगर CH2 CH3 को कंबाइन देखा जाएगा तो ये पूरा कौन सा ग्रुप हो गया मेरे पास? C2H5। तो फिर ये भी तो सेम ही है, यहां पर भी क्या रहा होगा आपके पास? ये CH2 रही होगी, तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी किसके साथ लगा हुआ है? ये भी C2H5 के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन के दो बॉन्ड जो है वो C2H5 के साथ है, इसीलिए ये वाला मॉलिक्यूल कैसा निकल करके आएगा आपके पास? ए कायरल निकल करके आएगा। ठीक है, वो कायरल नहीं है, वो आपके पास ए कायरल का एग्जांपल है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इस बार इन्होंने कंडेंस फॉर्म में दे दिया है, तो यहाँ पर कंडेंस फॉर्मूला है, तो कंडेंस फॉर्मूला को पहले ओपन स्ट्रक्चर में लेकर के जाते हैं। कार्बन का एक बॉन्ड CH3 के साथ है, फिर एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ है, फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और बचा हुआ एक बॉन्ड किसके साथ है? CH2 CH3 मतलब C2H5। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप के साथ हैं या डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स के साथ हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला एग्जांपल है इसमें, ये किसका हो गया मेरे पास? कायरल का। अब अगले वाले में आ जाते हैं। अगले वाले में तो यहाँ पे जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन लगी हुई है आपकी फंक्शनल कार्बन है, तो CH2 लिखा हुआ है, तो बस CH2 का मतलब होता है कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ। बाकी उसके बाद ये रही आपके पास चेन CH2 CH2 CH3 की। ठीक है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास? फिर एक ये आपके पास ए कायरल मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन थी, इस कार्बन ने दोनों बॉन्ड किसके साथ बना रखे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, जो कि सेम ही एटम है। क्योंकि यहाँ पे चारों के जो चारों बॉन्ड है कार्बन के वो डिफरेंट नहीं है, उनमें से दो बॉन्ड उसने सेम एटम के साथ लगाए हुए, विच इज हाइड्रोजन। तो ये आपके पास ए कायरल का टाइप है। तो हर एक पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो पहला वाला था वो कायरल निकला और दूसरा वाला ए कायरल निकला, तो वो सभी में था कायरल ए कायरल कायरल ए कायरल, फिर यहाँ पे भी वही है, कायरल है और फिर एक है आपके पास ए कायरल। तो मेन बात है कि आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कायरल और ए कायरल को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी करी। अब आपके पास हेलो एल्केन से सिर्फ दो तरीके की रिएक्शन बची है, और वो है एडिशन और दूसरी है अपने पास रिडक्शन, जिसको कि अभी हम लोगों को पढ़ना है। पहले आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर दो जल्दी से।